अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने अक्सर और बस औक़ात हम जब अपनी गुफ्तगू में मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है कि भाई जब किसी बच्चे से हम मोहब्बत का इजहार करें तो हम कहते हैं ये तो भाई हमारा जिगर का टुकड़ा है यार, चॉप्ड लिवर। और जो हमारे दोस्त हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनको भी हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारा जिगर है। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है कि जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो सामने वाला शख्स है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर मोहब्बत में हम अपने जिस्म का एक नहायत अहम तरीन ऑर्गन उसका तज़किरा करते हैं तो भाई वैसे भी हमें उस जिस्म के उस ऑर्गन से भी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी सेहत अच्छी है ना तो भाई आप अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारी खाने की जो आदत हैं, जो हमारा स्लीप पैटर्न भी है, उन सब को देखते हुए जहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हमारी मुतासर होती है तो हमारा जिगर भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और आजकल पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया वो यही है कि हेपेटाइटिस बी और सी के जितने केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फैटी लिवर के हवाले से जब देख रहे होते हैं उसके केसेस बढ़े। और साथ में मैं अक्सर अपने शो में बात करती हूँ ये जो हमें खुद से आदत है ना कि जाके हम मेडिकल स्टोर जाएंगे और वहाँ से जाके कोई भी मेडिसिन जो हमें लगता है कि जी ये हमने लास्ट 1900 दूर में कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी हुई थी तो उस वक्त की जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिखी हुई थी वही जाके दोबारा ले लेंगे कि भाई ये मसला हुआ था। या फिर कोई और शख्स किसी को अगर सर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, दांत का दर्द हो, वो आपको कहेगा जी फलाने डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी तो आप भी जाके ये दवाई ले लें। डॉक्टर्स के पास तो हम जाते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो आपको बहुत जो अनप्रिस्क्राइब जो मेडिसिन जो हम खाते हैं, यानी कि जो सेल्फ मेडिकेशन, कितनी मैंने बात की ना सेल्फ मेडिकेशन की, उसकी वजह से भी आपका लिवर मुतासर होता है। लिवर सिरोसिस और पता नहीं इतने बहुत सारे जो हैं वो मर्ज़ इस वजह से हमें लाहक हो जाते हैं क्योंकि हमारी जिगर की सेहत अच्छी नहीं है। और जिगर ख़ुद से नाराज़ नहीं होता, जब आप इसको मिसट्रीट करते हैं तो आपका जिगर जो है वो फिर बहुत सारे अलामात के थ्रू बताना शुरू करता है कि आई एम नॉट वेल। वो आपको साइन देता है और आपको उन साइंस को रीड करने की ज़रूरत है ताकि इससे पहले कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए आप उस पर काबू पा लें। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद होगा, हम उनसे सवालात आपके पूछेंगे भी और उनसे रहनुमाई भी हासिल करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने इस जिगर को, इसको जिगर का टुकड़ा और इससे मोहब्बत करनी है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए। और इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर लशफत राय साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं साउथ सिटी से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब, कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर सना शोएब मौजूद हैं, FCPS इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल से। और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा खान जो कि डाइट कंसल्टेंट है। आप मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले सवाल भी मेरा आप लोगों से ये है डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को पता कैसे चलता है कि इसके जिगर के साथ कोई मसला शुरू हो गया है? थैंक यू कि आपने इनवाइट किया इस शो में। बात यह है कि इसे हम साइलेंट क्लियर कहते हैं। साइलेंट क्लियर के अंदर ये होता है कि पेशेंट बहुत अरसे तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनमें जॉन्डिस यानी पीलापन अपीयर हो जाए उनमें तो कुछ निशानियां जाहिर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते और ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जिगर को ख़त्म कर रहा होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं जब ऑलरेडी उनका जिगर सिरोसिस यानी सुकड़ने वाले स्टेज में दाखिल हो चुका होता है। ऐसे स्टेज पर उन पेशेंट को ट्रीट करना, उन पेशेंट को मैनेज करना, उनकी आगे लाइफ को बचाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब ये दिनों का सफ़र होता है, महीनों का सफ़र होता है, सालों का सफ़र होता है कि आपके जो सिरोसिस जो आपके जिगर पहुंचता है? सिरोसिस जो है ना ये तो सालों का सफ़र है, ठीक है ना। लेकिन हमने हमेशा देखा कि बहुत कुछ हुआ लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर, यानी वो चीज़ जब हमारा जिगर काम करना छोड़ दिया तो हमने उसको बदलने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने उसकी प्रिवेंशन पर, उसकी स्क्रीनिंग पे कभी काम नहीं किया। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर हम स्क्रीनिंग को ही इम्पॉर्टेंस दें और हम ये देखें कि अगर पेशेंट को इनिशियली हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हर किसी को स्क्रीन होना चाहिए और WHO की रिकमेंडेशन भी यही है। और
कि हर पेशेंट, हम जिस रीजन में एक्चुअली रहते हैं उसका प्रीवेलेंस हेपेटाइटिस सी के लिए 8 to 10% है, यानी एक हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस सी से। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी के लिए 5 to 6% है, ये भी बहुत है, ठीक है ना। हद तक कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से स्टिल अभी भी बहुत। आपको तो पता है आवाम को वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू होती है तो आवाम परेशान हो जाती है। तो ये तो हमने मसला देखा ही। लेकिन सर आपको, डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मेजर क्या बड़ी रीज़न है कि जो हम अब देख रहे हैं कि दुनिया भर में अगर हम कंपेयर भी करें तो जो हमारे यहाँ केसेस जिस तरह से डिफरेंट हैं, और चाहे वो डायबिटीज़ भी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन भी हो, हम और किसी चीज़ में बीट करें ना करें, लेकिन ऐसे हेल्थ कंसर्न्स में हम दुनिया के लोगों को बीट ज़रूर करें। बीट पोलियो, ये हमारे साथ समहाउ एक बड़ी हम अनफॉर्चुनेट है इस मामले में। तो क्या बड़ी रीज़न आपको डॉक्टर साहब लगती है? थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इन्विटेशन। आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बयान करूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। जैसे कि इस साल 2026 में WHO ने एक थीम दी कि हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हमने किस चीज़ को ब्रेक करना है? हमने उस बैरियर को ब्रेक करना है जो कि एक आम मरीज़ की रसाई को मुश्किल करता है हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग की तरफ, हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ, उसकी मैनेजमेंट की तरफ। हमने इस बैरियर को ब्रेक करना है। तो इसके लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप करना होगा दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, जो आज आप कर रहे हैं कि आवाम को एक अवेयरनेस फराहम कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। WHO की 2026 की रीसेंट डेटा मैं आपको बताता हूँ, जो कि स्टैट्स आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 2024 के अंदर 287 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी से सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग नंबर टू वरी अबाउट। नंबर 2 कि 2024 में लेस देन 45% न्यू बॉर्न बेबीज़ को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी। अगेन कितना बड़ा नंबर है। 13 मिलियन लोग, यानी कि 13 लाख लोग 2024 में हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से उनकी वफ़ात हुई। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ वैक्सीनेशन, अवेयरनेस। उनको बताया जाए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये चीज़ फैल सकती है। जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, हम सबको पता है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रीयूजेबल सिरिंजेस, कंटामिनेटेड ब्लड, अक्सर औकात फीमेल में जैसे ईयर पियर्सिंग के लिए जा रही होती हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा है दैट इज स्टरलाइज्ड और नॉट। डॉक्टर साहब, इवन के जो सैलून्स पार्लर वगैरह में जो फेशियल के जो टूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये उससे भी एग्जैक्टली है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने चेक करना है। दूसरा, अगर आप ये मेक श्योर नहीं कर सकती तो एटलीस्ट ये कर सकती हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप उसको अपने सामने स्टरलाइज कराएं। अब मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ अक्सर औकात कि हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम ये ब्लड से बाहर जितने कमज़ोर होते हैं उतने ही ब्लड के अंदर जाके ख़तरनाक हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ साबुन से प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करें, लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई इन्फेक्टेड ब्लड लग गया किसी पेशेंट का जिसको हेपेटाइटिस बी और सी था, कुछ भी ना करें, सिर्फ आपने हैंड वॉश कर लिया तो हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम गए। लेकिन अगर ये ब्लड के अंदर चले गए, खुदा न खास्ता कि कोई कट लगा हुआ है, चले गए, तो ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग एक मोहलिक बीमारी हो सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त तक हेपेटाइटिस सी की ओरल एंटीवायरल मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो कि 95% केसेस में क्योर रेट है इसका। बहुत अच्छी बात है। और हेपेटाइटिस बी जो आप फैलने से बचा सकते हैं कैसे? वैक्सीनेशन के ज़रिए, कि जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हों उनको वैक्सीन करें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है कि EPI स्केड्यूल के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर दिया, इजीली अवेलेबल। लेकिन हमें एक मिथ है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाने से हमें हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, उसके अंदर कोई लाइव जरासीम नहीं होते। तो एक चीज़ जो इनएक्टिवेटेड है वो आपको कैसे नुकसान फैला सकती है। इनफैक्ट रिसेंटली तो प्रेगनेंसी में भी इसको रिकमेंड किया गया है। जो हामला ख़वातीन हैं, हम उनको भी जो रिस्क पे हैं, हम तो उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप डेफिनेटली इसको वैक्सीन कराएं। सबसे पहले सादा सा टेस्ट है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी इज़ नेगेटिव, गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन, गेट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन डन। 3 डोजेज हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा, मैंने ना डॉक्टर साहब देखा जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, कुछ उनके अंदर कभी एक डॉक्टर होता था और उनकी आंखें जो है ना वो कुछ चीज़ें स्कैन कर लेती थी। तो उनमें एक चीज़ मैं देखी, जब किसी की आंखें जैसे पीली हो जाती थी या चेहरा जो बहुत ज़रा उतर जाता था, तो वो और बड़े बुजुर्ग, और एकदम से किसी की रंगत जर्द हो रही है या फिर डार्क होने लग जाती थी, एक शख्स जिसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, तो कहते
कुछ बेटा कुछ जिगर का मसला तुम्हें लग रहा है, तुम फौरन जाके डॉक्टर को चेक करो, तो ये बड़े बुजुर्ग भी कह देते थे। लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब उस स्टेज तक पहुंचते हुए आपको टाइम लगता है। जैसे डॉक्टर साहब ने स्क्रीनिंग की बात की, तो जो स्क्रीनिंग क्या किन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं, और क्या हर शख्स को, हर एज शख्स को? बिल्कुल, स्क्रीनिंग इज़ फॉर ऑल, स्पेशली जो लोग एट रिस्क हैं, लाइक प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है, उनमें स्क्रीनिंग ज़रूरी है। और बिफोर चाइल्ड बर्थ अगर पेशेंट आता है, फिर उनका एंटीजन करा के, और चाइल्ड को भी जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन दी जाती हैं, ताकि उसमें ट्रांसफ़र, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ़र रेट सी के मुकाबले में ज़्यादा है। इस वक्त हम ज़्यादातर क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वैसे स्क्रीनिंग इज़ फॉर ऑल। जो लोग इम्यूनाइज हैं, जिनका कंफर्म है उनको EPI लग गई है, तो मे नॉट बी नेसेसरी अनलेस दे आर अंडरगोइंग सर्टन प्रोसीजर्स या कुछ, तो फिर उनको जो है वो उनके एंटीबॉडी लेवल्स देखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब सिग्नल्स ऐसे कौन से हैं जो आपका लिवर आपको दे रहा है और हम उसको रीड नहीं कर पा रहे होते हैं? देखें, ओबेसिटी इज़ अ बिग थिंग, और फैटी लिवर आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो मैंने बहुत पतले लोगों में भी देखा है। बहुत, बिल्कुल, हाँ। हमें लग रहा था फैट किस वेट से ही होगा, आपका वेट ज्यादा है तो बस आप ही को फैटी लिवर होता है, पतले लोगों को तो हो ही नहीं बहुत सकता। सारे लोगों की आजकल ये कंप्लेन होती है कि हम हर कोशिश के बावजूद अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। जो आपका जो मेटाबॉलिक इंजन है आपकी बॉडी का, जो लिवर है, वो स्लगिश हुआ हुआ है। तो ज़रूर अपने आप को फैटी लिवर के लिए स्क्रीन कराएं, क्योंकि हेपेटाइटिस या लिवर का जो इंसल्ट है वो मुख्तलिफ चीज़ों से है। वायरल हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून है, एंड फैटी लिवर इनफैक्ट अब तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ से ऊपर चला गया है। इट्स मच मोर प्रेवलेंट दैन ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस वगैरह। तो आपका जो सवाल था कि कब हमें सोचना चाहिए, तो सोचना ये तब चाहिए जब एक तो किसी को रिस्क फैक्टर्स हों, कोई डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमियाज हों, अनकंट्रोल्ड हों, फिर उनको जो है वो इश्यूज़ हों इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन के, उनको लगे कि उनका स्लगिश डाइजेशन हो गया है, उनको जो है वो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं, उनको खाना हजम नहीं हो रहा, और या वो उनकी जो वेट लॉस की कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही, तो डू गेट चेक्ड फॉर फैटी लिवर स्पेसिफिकली। और अक्सर लोग कहते हैं वैसे इनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इसके सिम्टम्स में से एक है क्या? देखिए, ये एक स्पेक्ट्रम है सारी चीज़ें, जिसकी जो रूट कॉज है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसमें फैटी लिवर है, इसमें ओबेसिटी है, वेस्ट का सर्कमफ्रेंस का ज़्यादा होना है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमियाज यानी कोलेस्ट्रॉल की बेतरतीबी है, इवन यूरिक एसिड है, इवन थायराइड। अच्छा, चेहरे के अलावा क्या हमारे नेल्स वगैरह भी बताते हैं कि अगर हमें लिवर वाली कैसी की चीज़ है? वो ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में जब आपका प्रोटीन और एल्ब्यूमिन वगैरह के इश्यूज जो हैं वो होते हैं, तो उस वक्त नेल्स भी आपके अफेक्ट होने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी ईटिंग हैबिट से कितना बड़ा गर्क किया हुआ हमारे लिवर का, ये बताएं ज़रा। देखिए, अभी जो बात चल रही है वो हम हेपेटाइटिस की भी बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपको जॉन्डिस होता है तो वो एक सिम्टम होता है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या टाइप का हेपेटाइटिस है, जिसके लाइक आया कि वो हेपेटाइटिस A, E, B, C जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसको रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, जिसको आपने वैक्सीनेशन के ज़रिए आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हम फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, फैटी लिवर बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जो लोग ज़्यादातर ओबीज़ होते हैं उनमें तो बहुत कॉमन है ही। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग स्लिम होते हैं, लेकिन जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। उनको और उनका जो विसरल फैट है, यानी जो उनके ऑर्गन्स के ऊपर जो हमारे चर्बी की लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये उन लोगों में ही ज़्यादा होता है जिनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अनहेल्दी, अनबैलेंस्ड होता है, जिनका डाइटरी पैटर्न ऐसा है कि वो बहुत हाई फैट इनटेक कर रहे हैं, बहुत चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा लेते हैं, या ख़ास तौर पे शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड फॉर्म में उनकी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी मिकदार लेते हैं जो आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, या आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया, तो वो सारे शुगर्स कन्वर्ट होके फैट में वो आपके लिवर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि फिर आगे जाके वो फैटी लिवर, और फिर अगर आप फैटी लिवर को बहुत लाइट लोग लेते हैं, अगर आप स्क्रीन करने लगें तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरे चौथे शख्स में से एक बंदा जो है वो फैटी लिवर उसको होगा। अगर आप उसको
उसी तरह छोड़ देते हैं। 3 में से एक बड़ी खौफनाक आप रेशियो इसी तरह का है, सामने आ रही हैं फिगर्स, क्योंकि देखिए हर कोई तो स्कैन नहीं करवाता ना। बिल्कुल। अभी वो तो भी स्कैन तो हम तब तक नहीं जाके कराएंगे जब तक डॉक्टर साहब हमें लिख के नहीं देंगे कि आप जाके स्कैन करवा ले। ये तो लेकिन ये बहुत कॉमन है, बिकॉज हम मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स वगैरह अगर आप कंडक्ट करते हैं तो आपको हर तीसरे चौथे शख्स में ये जो है ना नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जब अगर आप उसको ऐसे ही रहने दें और आप उस पर कोई इकदाम ना करें, अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें, एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें, और कि बस ये तो फैटी लिवर है कुछ नहीं होता, तो वो ओवर द इयर्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, फिर वो लिवर सिरोसिस जिसमें लिवर सुकड़ जाता है और फिर कॉम्प्लिकेटेड एक क्रॉनिक डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फिर रिवर्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों को क्या देख रहे हैं कि लोग हम ऐसी कौन सी गलती एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो जिगर है वो मुतासर हो रहा है? देखिए, अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए अगर हम चीज़ों को डिवाइड करें तो समझना आसान हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? एंड आई वुड रियली वांट कि आप और उसको आसान फहम बना के ताकि लोग समझ सकें इसको। हाँ। हेपेटाइटिस ने एक्चुअली आम लफ्जों में एक आम पी लिया और एक काला पी लिया, काला यरकान जिसे कहते जी, हैं। जी। ठीक है ना? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये आलूदा पानी से लगता है। वो तो ठीक है ना? बेशुमार है हमारे पास। अब अगर हम अपने घर में बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ख्याल कर रहे हैं अपनी चीज़ों का, हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, जिस जगह पे खाना खा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन हमें पता है कि वो साफ़ सुथरा फूड है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई लगे। अच्छा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जब लग जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट निकल आते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट हैं जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर यानी लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं। ये रेशो बहुत कम है, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? अब काले अरकान पर आते हैं तो वो हेपेटाइटिस बी सी डी, ठीक है ना, उसके लिए हमें पता है कि वो साइलेंट किलर है। वो जब लगेगा तो पता नहीं चलेगा आपको, और पता चलेगा कि जब वो एक लंबा अरसा गुजर गया और फिर पेशेंट आया और पता चला कि अब लिवर डैमेज हो गया और सिरोसिस हो गया और ये उसकी वजह से पेट में पानी भर गया, गनूदगी और खून की उल्टियाँ, ये सब उसके वो सिम्टम्स हैं जिस पर हमें पता चल जाता है कि यार अब चीज़ें बहुत आगे निकल गई, अब लिवर ट्रांसप्लांट एक ही हल है। ठीक है? इसी तरीके से अगेन फैटी लिवर को हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं? फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ऐसा बहुत कम होता है कि पेशेंट को सिर्फ फैटी लिवर हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ हो, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो, जिसको ओबेसिटी हो, ऐसे पेशेंट्स में फैटी लिवर साथ में होना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो तो पैकेज में आ गया डॉक्टर साहब। पैकेज अब मैंने आम अल्फाज में लोगों को समझाना है। अब कैन यू बिलीव इट कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो किट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं इनिशियली, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। 100 रुपये सर? सिर्फ 100 रुपये। मैं ये सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारे साथ दे दे और नेशनल आईडी कार्ड जो हमारा बन रहा होता है NIC, अगर उसमें 100 रुपीज़ ऐड करके ये मैंडेटरी कर दें कि हर आने वाला का पेशेंट का या जो भी सर, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे इसके एम्फसाइज करना है, लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बात कर रही हूँ आपके और अपने जिगर के जो है ना मसले मसाइल के हवाले से, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि सारी बीमारियाँ जो लोगों को ही होनी है, तो मैं भी ऑफ कोर्स मैं भी जीती जाती इंसान हूँ और मैं भी वो तमाम तर गलतियाँ हो सकता है कर रही हूँ जो आप लोग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिगर है वो मुतासर होता है। और एक बार जनाब आप किसी क्रिटिकल स्टेज तक पहुँच गए तो फिर आगे चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले वो टेस्ट की बात कर रहे थे जो आपने कहा सिर्फ 100 रुपीज़ का वो टेस्ट है। यस। और उस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा, उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों कवर हो जाते हैं, जो मेजर इस वक्त हमारा कंसर्न भी है। और हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी जो इस वक्त सपोर्ट कर रही है सबसे ज़्यादा वो लिवर ट्रांसप्लांट के स्टेज पे कर रही है। लिवर ट्रांसप्लांट का जो खर्च टोटल है वो तकरीबन 10 मिलियन है, 1 करोड़। तो हम 100 में कितने ज़ीरो लगाएंगे जब 1 करोड़ तक पहुंचेंगे? तो अगर हमारी ऐसा नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और ऐसा रिमोट एरिया के अंदर वो फ्री कैंप्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स। पहले आई रिमेंबर मैंने तो शोज किए जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहले हम सायमुल जाना पड़ता था।
1-1 करोड़ 2-2 करोड़ बिल्कुल, रुपए का 3-3 आता था, करोड़ और हमने अब गवर्नमेंट डोनेशन से इकट्ठी की हुई है समा के बिल- प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए मैंने। हाँ, तो अब अगर ये कि हम सिर्फ किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे स्टेज के ऊपर अगर हम एक चेक लगा देते हैं कि भाई जब तक आपका NIC नहीं बनेगा, जब तक आप ये टेस्ट ना करा लें, तो हम डेफिनेटली उस बर्डन को कम कर देंगे जो बर्डन हमारा 1 करोड़ तक जा रहा ये तो है। बहुत उस पर भी ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना, लेकिन अगर हम इनिशियली ले लेंगे तो हम आराम से पेशेंट को अराउंड तकरीबन हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट की अगर ज़रा सी बात करें तो कोई तकरीबन 10,000 15,000 के अंदर पर मंथ की ट्रीटमेंट है। बेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम 3 महीने में कोई 30-40,000 के ऊपर पेशेंट को ट्रीट कर लेंगे एज कम्पेयर टू कि हम उस 10 मिलियन पर जाएं, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्रीट हो जाएगी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। और अगर आज जैसे आपने शर्त लगी कि वाकई अगर कोई हुकाम बाला में से कोई सुन रहा है और ऐसी कोई चीज़ अटैच हो जाती है, फिर कल जब ये शादियाँ होती हैं तो आपको देखें ना कि एक अच्छी हेल्दी नस्ल जो है वो फिर आप उसको परवान चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो अंडरलाइन हमें पता ही नहीं चलती और ना हम जाते हैं उस हवाले से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की थी हेपेटाइटिस ई के हवाले से, आपने फैटी लिवर के हवाले से भी आपको टिप देना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर वो हामला खातून प्रेगनेंसी चल रही है और अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रह रही हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ई और ए लगने का ख़तरा है, कौन से लोग हैं, कैसे पता चले? अगर आप के इर्द गिर्द कोई ऐसा पानी है जो आपको लगता है कि इट इज़ नॉट स्टरलाइज्ड। डॉक्टर साहब आप ज़रा खुल के बताएं ना, हम अगर मैं हमारे जो अंदरूनी सिंध के हवाले से हम बात करें, हम अगर पंजाब के बहुत सारे इलाकों की बात करें, मैं सेवन का मैं इसलिए नाम लूँगी, 2 दफ़ा मैं अपने शो करने के लिए गई थी और वहाँ पे मैंने देखा था कि वो लोग गदला पानी पीते हैं। तो ऐसे इलाकों में तो ज़्यादातर ख़वातीन रिस्क पे होंगी, प्रेगनेंट ख़वातीन क्या सब लोग रिस्क पे होंगे? दैट्स ट्रू। पहले हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि प्रिवेंट करें, कि पानी को साफ़ करें, उसको बॉयल करके पिएं। सेकेंडली, हेपेटाइटिस ई और ए दोनों की वैक्सीन अब अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन कौन लगा सकते हैं? हर वो छोटे बच्चे जो रिस्क पे हैं। अब आप बच्चों को मना नहीं कर सकते कि आप बाहर से खाना ना खाएं। कभी वो चिप्स ले लेंगे, कभी वो कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, कभी वो कहीं से पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकरोनी, मैगी, स्पैगेटी इस तरह की चीज़ें खा लेंगे। अक्सर औक़ात बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, घर पे आएंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। तो ये बच्चे वो हैं जो रिस्क पे हैं। अगर उनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आप उनको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाएं। 2 ही डोजेज़ होते हैं इसके, 0 और 6, यानी कि एक डोज आज लगाया, दूसरा डोज इसके आज की तारीख के 6 महीने के बाद लगाएंगे। आसानी से अवेलेबल है, बहुत सस्ती, कुछ गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नंबर 1। दूसरा, अब आ जाए हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन। हर वो पेशेंट जिसकी एज 17 साल से ज़्यादा है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल, उनको हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस ई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया तो ये फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर यानी कि लिवर फेलियर करा सकता है, जो कि अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकता है, जिसकी मोर्टेलिटी अप्रॉक्सीमेटली 99% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बचने के चांसेस। ऐसा पॉइंट है जिसकी मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं एज अ फिजिशियन या एज अ हेपेटोलॉजिस्ट या कोई भी इंटेंसिव केयर के जो डॉक्टर्स होते हैं, वी ऑल नो कि इफ़ अ प्रेग्नेंट फीमेल कम्स विद एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये हम सब के लिए एक कितनी फ़िक्र की बात हो जाती है। सब अलर्ट हो जाते हैं और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी सिवेरिटी कितनी, इसका मोर्टेलिटी रेट कितना हाई है। हमने ऐसे दिल खराश केसेस ओवर आर कैरियर देखे हैं कि ऑब्वियसली यंग फीमेल है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और मैं अपने इर्द गिर्द जो भी होता है, जिसका भी मुझे पता चलता है देर प्रेगनेंट, क्रेविंग्स जो होती है ना प्रेगनेंसी में, चाट खानी है और जो है वो पानी पूरी खानी है। आई एम सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग, यानी पोटेंशियली आप किस चीज़ में जा रहे हैं ना। आप घर पे बना के खा लें, लेकिन डोंट गिव इन टू दोज क्रेविंग्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दे आर पॉसिबल कैरियर। उसका जो पानी है, पानी पूरी का, यू डोंट नो, आप ठेले से कोई चीज़ खा लें। डॉक्टर साहब, ये जो भी हमने बात की है, तो क्या जो स्टिल बर्थ पाकिस्तान में भी समहाउ अगर हम देखें जगह रूरल एरियाज़ में बड़ा इसकी एक ख़वातीन रिस्क में भी होती हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस इसका क्या किरदार है? जो स्टिल बर्थ का देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज। इसमें जो हेपेटाइटिस ई की जो बात हो रही है स्पेसिफिकली, इसमें न सिर्फ मैटरनल बल्कि ऑब्वियसली नियोनेटल और चाइल्ड डेथ जो है उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट मदर ऑफन टाइम्स मदर की लाइफ को सेव करने के लिए प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन ज़रूरी हो जाती है, जस्ट इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्सन। अब आप ये देखें कि वो पर्सन जिसको हेप ई हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर,
अब वो है कहाँ पे, वो कराची में है, उसको सहूलतें अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर वो डॉक्टर साहब, इंटीरियर में है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि वायरल इनमें से कौन कौन से, लेकिन कॉलर में से काफी देर से मौजूद है राना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं राना जाहिद गुजरावाला से बोल रहा हूँ। जी सर। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मुझे जो है ना काफ़ी अरसे से तेजाबियत रहती है और मेदे में जलन रहती है, और उसके साथ साथ मैं पेशेंट हूँ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। तो जब मैं अपने डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपको ये मसला हो रहा है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, और जब मैं मेदे जिगर वाले डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपको IBS है। तो मुझे ये तकरीबन जब से 10-15 साल से मेरे साथ यही मसला चल रहा है। काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है या मुझे IBS। अच्छा सर, आपको डॉक्टर साहब मुझसे कुछ पूछना है, कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है आपने इनसे? या क्या आपकी एंडोस्कोपी हुई है? जी सर। क्या आपकी मैदे के कैमरे का मुआयना हुआ है जिसमें मैदे के जरिए? नहीं हुआ है, मैंने स्टूल पाइलोरी करवाया, वो पॉजिटिव है, बाकी मेरे मतलब नहीं हुआ। मैं इसका आंसर आपको शॉर्टली देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। देखें, IBS इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसका कोई कॉज नहीं होता। अल्लाह मियां ने एक बड़ा गहरा कनेक्शन बनाया, नेचर का कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस। जब जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, तो इसके असरात आपकी इंटेस्टाइन पे पड़ते हैं, चाहे वो डायरिया की सूरत में हो, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में हो, या मिक्स सिम्टम्स हो। अब आ जाएं कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ऑब्वियसली आप दर्द की राहत के लिए कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ ले रहे होंगे जो कि मैदे में अल्सर कराती हैं। उन कैटेगरी ऑफ दवाइयों का नाम है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये वो दवाइयाँ हैं जो स्टमक में अल्सर करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपके अंदर डायग्नोसिस का फुकदान। आप एंडोस्कोपी कराएं, किसी एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि आपके मैदे में देखें कि अंदर है क्या। ओवर द काउंटर ऐसी दवाएं ले लेना कि जिससे मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो, वक्ती तौर पे तो आपको राहत आएगी, लेकिन आपको कॉज नहीं पता चलेगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप दुश्मन को ढूंढेंगे तभी उसको फायर कर पाएंगे, वरना तो जितने भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं दैट इज़ तजुर्बा। हाँ, वो तो हवाई फायरी होगी। दैट्स ट्रू। हाँ, वो हवाई फायरिंग भी बड़ी नुकसानदेह होती है, वो फिर और किसी चीज़ को मुतासिर कर सकती है। तो आप उनको एंडोस्कोपी के कहने के, आप एंडोस्कोपी कराएं, देखें आपके मैदे में अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है। जो आप कह रहे हैं कि H पाइलोरी मैंने कराया वो नेगेटिव था, देखें H पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव कहा, तो उसकी आप एरेडिकेशन थेरेपी लें। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने बचपन से इतनी ज़्यादा ओवर द काउंटर पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया होता है कि हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्या आपने ये चेक किया कि आपका H पाइलोरी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ? अगर आपने चेक किया है तो जब आपने ये टेस्ट कराया तो क्या उसके 2 हफ्ते पहले आपने मैदे की तेजाबियत वाली दवाइयों को बंद किया था या नहीं? अगर नहीं किया था तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव है। तो इसका अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप एंडोस्कोपी कराएं, डायग्नोसिस करें, सिम्टम को ट्रीट ना करें। हाँ, डायग्नोसिस भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पहुँच ही नहीं पाएंगे असल मर्ज से जब तक डायग्नोसिस नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब ज़रा वायरल को बताइएगा, मुझसे वायरल कौन से वाला है? वायरल पे बात हुई थी, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इसमें 2 वो कैटेगरीज हैं जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं, A और E। ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें, अननेसेसरी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, और तो ये क्योरेबल है। हाँ, ये खुद बहुत बेहतर हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर जिसकी बात हो रही थी ये ई इन प्रेगनेंसी, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट केस। हाँ, ठीक है। इसके बाद B और C जो है ये क्रॉनिक कराते हैं। ये वो केसेस हैं जिन पे शुरू में बात हो रही थी कि इनका पता नहीं चलता कि ये बॉडी में कितने अरसे से हैं, और इनके सिम्टम्स जब जाहिर होते हैं जब लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इनको स्क्रीनिंग पे पकड़ना ज़रूरी है। अच्छा, A और E की वैक्सीन है, प्रिवेंशन है, इनकी स्क्रीनिंग का कोई रोल नहीं है। ये A और E से मुतासिर अफराद जो है ना, वो आपके पास तेज़ बुखार के साथ, उल्टियाँ करते हुए, पेट में दर्द के साथ आते हैं, और ये शॉर्ट टर्म में ओवर अ फ्यू वीक्स से रिजॉल्व हो जाता है। B और C क्योंकि क्रॉनिक हैं, नहीं पता चलते, इनकी स्क्रीनिंग भी है, इसमें B की वैक्सीनेशन भी है, और C के लिए जो है वो, अगर C की वैक्सीनेशन तो नहीं है लेकिन C के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर ये एक सर्टेन टाइम पे सिरोसिस इस्टेब्लिश होने से पहले पकड़ लिया जाए। इवन अगर सिरोसिस इस्टेब्लिश हो गया और पेशेंट को की ट्रीटमेंट नहीं हुई भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस C की, तो उसको ट्रीट करें, क्योंकि देयर आर कॉम्प्लिकेशंस उसके अलावा भी हैं। सिरोसिस तो फिर एक आपका एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है ना, एक डिफरेंट गेम है। लेकिन जहाँ पे जो है वो वैक्सीन है,
वहाँ वैक्सीन कराएं, जहाँ ऑब्वियसली प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो लें, और यानी ये भी है कि चलें जिस चीज़ की वैक्सीन है उस चीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वायरल हेपेटाइटिस। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी कि मैं जैसे हमने अवेयरनेस के वाले से बात भी करें कि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन जब अगर हम इलाज के वाले से बात करें तो इलाज अगर हुकूमती जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर भी इतनी बड़ा चंक जो इससे महरूम कैसे रह जाता है? देखिए, बात अगेन वही है कि बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें हेपेटाइटिस है। ये कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए या तो ये है कि हम डोर टू डोर जाएं और पेशेंट से कहें कि आप अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट कराएं। हाँ, या प्यासा खुद चल के कुएं तक आए, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मतलब कुआं तो नहीं जाएगा, नॉक करेगा ना कि हम आ गए आपके पास। हाँ। तो मैं हमेशा से अपने एंड से जब मैं क्लिनिक करता हूँ तो मैं एक बात ये सोचता हूँ कि यार जो पेशेंट मुझे हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए आया है, मैं उसकी फैमिली को कैच कर लूँ। मैं उससे ये कहता हूँ कि यार आपकी पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग टेस्ट मेरे क्लिनिक में फ्री है। अब होता ये है कि मैंने ये देखा कि अगर वो 5 लोग या 8 लोग हैं, आपको पता है कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत बच्चे होते हैं, तो वो अपने पूरे घर, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से गुजर चुका होता है, वो इस तकलीफ को उठा चुका होता है, उसको सबसे ज़्यादा पता होता है, तो वो पूरी फैमिली को लेकर आ जाता है। और मैंने ये देखा कि उसमें से 2-3 लोग निकल आते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे प्रीवेलेंस की कि 8 to 10% है, लेकिन ऐसी फैमिलीज जिनमें हेपेटाइटिस मौजूद हो वो प्रीवेलेंस 15%, 20% पे चला जाता है, क्योंकि वो सारे एक ही डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं। अब वो डॉक्टर है या नहीं है, नहीं पता कि वो एक सिरिंज कितने पेशेंट्स में यूज कर रहा है, या वो एक ब्लेड, एक बार्बर एक ब्लेड कितने लोगों को लगा। बीमारी अब खानदानी लेवल पे चलेगी तो खानदानी बीमारी मुंतकिल होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी और मेरी जिगर की हेल्थ के हवाले से। हम मोहब्बत का, जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी कहा कि जब हम बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं तो कहते हैं भाई ये मेरा जिगर है, ये मेरी बड़ी जिगरी दोस्त है, जैसे बड़ा जिगरा यार है, जैसे वालिद साहब को भी सुनते थे ना कि किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं, बच्चों को ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि जिगर के बगैर तो आपको गुजारा होना नहीं है, तो उस जिगर को भी आप थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दें, जैसे आप वो इन लोगों को सीरियस लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर ज़रा खाने की पर्टिकुलर हैबिट्स के हवाले से बात करूं, एक तो देखिए हमारी टाइमिंग्स बहुत आउट है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ उनका सर्केडियन रिदम ही पूरा आउट है। सारा दिन वो लोग सोते हैं, सारा दिन रात वो लोग जागते हैं, कुछ भी नहीं खा रहे, रात को 2 बजे कोई चीज़ ऑर्डर कर लेंगे। वो बड़ी एबनॉर्मल किस्म की उनकी रूटीन है। कोई फिजिकल एक्टिविटी मैं नहीं देखती कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी हो। वो दिन की कोई धूप नहीं लेते, मतलब जो अच्छा धूप का टाइम होता है उस टाइम पे वो लोग सो रहे होते हैं। तो हमारी ये इन आदतें भी हमें कितना मुतासिर किया, हमारा जिगर इन वजह से भी कितना हमसे नाराज़ है। बिल्कुल, जो इस तरह के जो लाइफस्टाइल वाले लोग हैं वो जब ज़्यादातर आते हैं तो उनमें आपको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी और ये फैटी लिवर डिजीज़ भी पाई जाती है। तो देखिए, सिंपल सी बेसिक निशानियाँ, अगर आपकी जो पेट की गोलाई है मर्द हजरात में अगर वो 35 इंच से ज़्यादा है और ख़वातीन में अगर वो 32 या 33 इंचेस से एक्स्ट्रा है, तो आपको अपना ज़रूर स्कैन कराना चाहिए। फैटी लिवर के लिए अपने आप को चेक करना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं डाइटरी रिस्क फैक्टर्स की, कि आपकी डाइट में कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क की डाइट है, अगर आप वो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि आपको ये डायग्नोस होगा जब आप चेक कराने के लिए जाएंगे। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मैदे वाली अशिया का इस्तेमाल, जिसमें आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इवन घर का जो नॉर्मल आटा, जो रिफाइन आटा लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, जिसमें भूसी शामिल नहीं होती या वो होल ग्रेन नहीं होता, और लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी के पराठे। फिर उसके अंदर आपका जो चिकनाई है, ये तो चाहे मैदा हो गया, मैदे वाली अशिया हो गई, उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपकी, सारे बिस्किट्स हैं और जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, घर में आटा और पराठे हैं। सेकेंडली, जो उसके अंदर जो चिकनाई है, चर्बी वाला घी, बेसिकली बनस्पति घी, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बनस्पति घी जो है वो ना सिर्फ आपको जो है वो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, बल्कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड होता है, जो कि आपके लिवर के लिए, हार्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ों में उसका रोल है, बहुत नेगेटिव रोल है। फिर आपके उसकी क्वांटिटी कितनी आप यूज़ कर रहे हैं ना,
चिकनाई जो है किस किस्म की कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और वो उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करें। जो हमारी तली हुई अशिया होती हैं या जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। नो मैटर आप छोटा सा पोर्शन भी ले रहे हो, अगर आपने सिर्फ बिस्किट्स जो हैं वो 2 या 3 बिस्किट्स ही ले लिए और आप कहते हैं कि मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं बिस्किट से नाश्ता कर लेता हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, मेरी तो डाइट बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर जो चिकनाई है वो बड़ी खतरनाक वाली चिकनाई है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट हो, बिस्किट हो। और डॉक्टर साहब बहुत सारी जगहों पर जब तली हुई चीजें खाते हैं आपको पता नहीं कि वो जो ऑयल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों का डिस्पोज जो ऑयल होता है वो Used oil होता है, जिसके अंदर already- क्योंकि डॉक्टर साहब वो एक प्रोटोकॉल है ना कि आपने इतनी दफा आप उसमें कुछ बना सकते हैं एक 2 दफा और उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर देते हो, और हम तो जब तक वो लग ना जाए ना, मतलब सड़ के ऑयल का रंग ना तब्दील हो जाए, हम उसको चेंज नहीं करते। तो बेसिकली देखें ये जो गंदी वाली चिकनाई है, इसको हम कह लें, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ही बढ़ाती है, और जो मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल है ये आपके जिगर की चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज कर देती है। और जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं और आपका रूटीन भी आउट है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये आपके बॉडी में सोजिश पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती एक है। सवाल ये है कि मुझे बताएं कि कौन सा ऑयल खाने के लिए ज़्यादा बेहतर है, कि अगर वो सरसों का ऑयल है, ऑलिव ऑयल है या कोई दूसरा? देखिए जितने भी बीज से निकले हुए प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं वो तमाम हेल्दी हैं, उसकी हर एक की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप किसी एक को लेबल नहीं कर सकते कि दिस इज द बेस्ट ऑयल। यू शुड हैव अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स, और उसकी लेकिन क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें। अगर आपने किसी बहुत गुड क्वालिटी ऑयल को बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया तो उसके उतना ही नुकसान है जितना अब हम ये समझते हैं कि ऑलिव ऑयल अगर है, ऑलिव ऑयल तो मैं खाता हूँ, लोग पेशेंट्स जो हैं वो जितने भी पेशेंट किसी भी डिजीज क्रॉनिक डिजीज नॉर्मल ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भी फर्क है, ठीक है ना? बिल्कुल फर्क है। तो वो लोग सर पे लगाने वाला, मालिश करने वाले में आप खाना पका लें, ऐसा नहीं। एडिबल क्वालिटी। तो लोग ये समझते हैं कि हम ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो बस हम सेफ हैं। अब नो मैटर आप उसमें तल के पराठे खा रहे हैं या आप चीजें खा आजकल लोग वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हम तो सरसों का तेल में हमने खाना शुरू किया, लाइफ हमारी चेंज होगी सरसों के तेल में, बड़ा फ्लेक्स करें लोग। सरसों का तेल जो है ना उसको FDA जो है ना वो रेकमेंड नहीं कर रहा है कि उसने उसके अंदर एक खास किस्म का एक एसिड होता है जो कि वो, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे यहाँ लोकल रिसर्चेस तो होती नहीं है कि आप उस क्लेम को, मतलब FDA का तो क्लेम है, बट हमारे यहाँ क्योंकि देही इलाकों में या बहुत सारी जगहों पे सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो एटलीस्ट वो जो आपका बनास्पति घी है उससे तो बेहतर है, सबसे बेहतर है। हाँ बिल्कुल। ऑयल जो सीड बेस्ड ऑयल्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि नहीं रखा जाता है। और जो जितनी भी आपकी अगर हैवी तो जब तक आप देखें ना, आप किसी दावत पे जाए, जब तक वो तरी तैर ना रही हो मजा ही नहीं आता है। वो कहते हैं जो अल्लाह बख्शे की साथ करती है, वो रौनक खाना लगता है, लेकिन ऐसा खाना रोजाना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात जो मैं बता रही हूँ, ये तो आपके नुकसानदेह एलिमेंट्स है ना, जो जो आपके फायदे मतलब सेहत के लिए फायदे बख्श ग़िज़ा है, वो आपकी है सब्जियां और फलों का इस्तेमाल, जिसमें रॉ वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट है दिन में 2 से 3 बार, सब्जियों का भी कम से कम 1 पाव सब्जी का इस्तेमाल आप रोजाना करें, जिसमें 1 कप कच्ची सब्जी हो और थोड़ी सी पक्की हुई, बहुत ज्यादा ऑयल में भुनी हुई ना हो। हम तो वो डॉक्टर साहब फिर हमने तो देखा कि हम जो जी हमने तो मिक्स सब्जी भी ऐसी कही कि मत मार देते हैं, मतलब गाजर है वो मटर बन जाती है, मटर गाजर बन जाता है आपस में, तो जो क्रंचीनेस जिसका होना चाहिए वो खत्म करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है काफी देर से। सबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब बैठे हैं डॉक्टर, उनको मेरा सलाम, और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सबा जी। और मुझे और एक आपकी बहुत ज़्यादा खासियत कहूँगी समाज टीवी की और आप लोगों की, कि एक टॉपिक को आप पूरे प्रोग्राम में ही पेश करती हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू। और दूसरा मुझे मालूम करना था, मेरी सिस्टर हैं बड़ी, मुझसे तो उनको हेपेटाइटिस C हुआ था मैक्सिमम 10 साल पहले, और उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी अर्ली ही स्टेज में, तो तमाम टेस्ट उनके क्लियर आ गए थे। क्या उनको टेस्ट कौन से रिपीट करने होंगे, ज़रूरी है? अगर करने हैं तो कौन कौन से रिपीट करने हैं? और सेकंड ये कि मेरे भाई हैं, उनको ना फैटी लीवर है, तो डॉक्टर लोग ने उन लोगों को ना, भाई को मेरे कुछ सिरप दिए हैं, कुछ साची दिए हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, हैपा मिर्ज है, पता नहीं ऐसी, मेरे पास इस वक्त मेडिसिन नहीं है। तो क्या वो डॉक्टर ने जो रेकमेंड सिरप और ये साची दिए हैं वो इसके फैटी लीवर के लिए सही है? और काइंडली दोनों जवाब जरूर दीजिएगा कि आया टेस्ट करवाने हैं तो कौन से टेस्ट करवाने होंगे। ठीक है। सब आप शो देखते हैं, पहले वो उनकी बहन के बारे से बात कर ले, फिर आप वो जो हेपेटाइटिस जो फैटी लिवर के वाले से भी। जी सबा, देखें एक बात तो ये है कि हेपेटाइटिस C की जो है ना वो वैक्सीनेशन नहीं होती है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस C की जो है वो ट्रीटमेंट होती है,
और आप यकीनन जो बात कर रही हैं वो बहुत पहले ट्रीटमेंट जो दिया जाता था वो इंजेक्शंस के ज़रिए ट्रीट किया जाता था पेशेंट को, यकीनन यही ट्रीटमेंट हुई होगी। इसमें उस पेशेंट को आगे टेस्ट कराने हैं नहीं कराने, इसका फ़ैसला हम लोग इनिशियली कुछ टेस्ट करा कर ये देखते हैं कि क्या हेपेटाइटिस सी ने उसके जिगर को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। अगर उस पेशेंट का एक टेस्ट कहलाता है जिसको आप लिख लीजिएगा अपने पास, हेपेटाइटिस सी RNA PCR कहलाता है। ये PCR टेस्ट अगर उस पेशेंट का 2 से 3 दफ़ा नेगेटिव हो जाए और उसके जिगर को हेपेटाइटिस सी ने बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाया हो, तो ऐसे पेशेंट को बार बार हेपेटाइटिस सी के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनके टेस्ट में हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि कुछ साइन आए हैं फाइब्रोसिस के, सुकड़ने के, सिरोसिस के, ऐसे पेशेंट को लाइफ टाइम हर 3 से 6 महीने में अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है और उनका डॉक्टर ये फैसला करता है कि उनको हेपेटाइटिस सी का PCR दोबारा कराना है या नहीं कराना। तो प्लीज़ इस मामले में अपने जो भी आपके हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें और प्लीज़ इसको सीरियस लें, अच्छे तरीके से बिल्कुल इसके लिए देखिए। अच्छा, मैं फैटी लिवर पे भी बात करूंगी, और लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब मौजूद है, प्रोमिनेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसे बताइएगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में ये जिगर को क्यों बनाया है, और जो जिगर बना ही दिया है हमारा, तो हमने अपने जिगर के साथ क्या कुछ कर दिया है? बिस्मिल्लाह। देखें, अल्लाह पाक ने जिगर दूसरे आज़ा की तरह मुख्तलिफ काम ज़िंदगी को चलाने के लिए जिनकी ज़रूरत है, जिगर को आप समझ लें कि आपका पावर हाउस है। यहाँ पे आपकी जितनी चीज़ें जज्ब होती हैं, आप खाना खाते हैं उसमें, उसको फिर उसका जो मेटाबॉलिज्म है, या उसको आप कहें कि उसके इस्तेमाल, उसको कहाँ पे किस तरह बचाना है वक्त ज़रूरत पे, ताकि अगर हमें ज़रूरत हो। तो जिगर का काम जो होता है ना, वो बेसिकली अगर मैं लेमन टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो आप समझ लें आपकी पावर हाउस है जिगर। हम किस तरह से ख़राब करते हैं, एक तो आजकल अभी आपने फैटी लिवर डिजीज़ की बात की कि हम खाना इतना खाते हैं और हमें भी अभी तक हमें ये एहसास नहीं है कि मोटापा सेहत की निशानी नहीं है, या वज़न का ज़्यादा होना सेहत की निशानी नहीं है, बल्कि तहकीक ने साबित कर दिया कि वो नुकसानदेह है, ख़ास तौर पे हमारी पॉपुलेशन में जहाँ ऑलरेडी डायबिटीज़ और हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा जो मसला हम करते हैं वो करते हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे हेपेटाइटिस सी का, कि हम 5 रुपए की एक इंजेक्शन की सिरिंज जो है ना, उसको दोबारा इस्तेमाल करवा लेते हैं या कर लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर करे चाहे वो मरीज उसको रोके नहीं। दूसरा, जो मेडिकल साइट से हम जो बेसिक हिफाजती तरीके होते हैं खून की मुंतकली के, उसके स्क्रीनिंग के, गैर ज़रूरी ना लगवाने के, तो या इंजेक्शन से ट्रीटमेंट, आप देखें हर जगह जो है ना वो ड्रिप लग रही होती है। ड्रिप में कोई ताकत नहीं होती, प्रैक्टिकली ड्रिप आपको फ्लूइड देती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा आम है जी कि ज़रा कमज़ोरी हो रही है, एक ड्रिप लगा लें, तो उससे अच्छा है कि आप एक अच्छी सी ड्रिंक पी लें। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ये तो लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरह करते हैं कि जी मैं कमजोरी फील करी, मुझे ड्रिप लगवा के आई, ये तो ऐसा होता है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये भी होता है कि इंजेक्शन मुझे लगा दें जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, हालांकि उसको आराम से 2 सिंपल सी गोलियां, अक्सर पैरासीटामोल की, पैनाडोल की 2 गोलियां अगर आप खा लें दिन में 2-3 दफ़ा, तो आपका बुखार कंट्रोल आ जाता है। ज़्यादातर बुखार वायरल होता है, हालांकि हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं और गलत दवाएं लेते हैं। फिर उसके बाद ये एक आम तौर पे ये एक लोगों के गलत फहमी है कि हिकमी दवाएं या जो जड़ी बूटी की दवाएं होती हैं या जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिगर की खराबी किसी भी केमिकल से हो सकती है और उसमें ये सब भी शामिल हैं। तो हमारी गैर ज़रूरी दवा अद्वियात का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी नीडल्स का इस्तेमाल, चाहे वो इंजेक्शन में हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो, चाहे और दूसरा जैसे अभी आपने देखा है इंजेक्शन लगाने से हेपेटाइटिस के अलावा HIV का भी अभी रिसेंटली आपने बहुत देखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को बचा सकते हैं।
अगर हम सिंपल नॉर्मल खाना खाएं बजाय ये कि जो आजकल रात को लेट खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हैवी फूड खा रहे हैं, कभी कभी खा लें चोके, लेकिन इसको मतलब ये रोजाना का रूटीन नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, तो जाहिर है ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। इसलिए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे इस वक्त जिगर की खराबी का जो नंबर 1 कॉज है वो यही जिगर में चर्बी जमा होने का है, और वो कोई मेजॉरिटी लोगों में हम खाने की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो उसको अगर हम एहतियात कर लें, जैसे अभी आप लोगों ने कहा सब्जी और फ्रूट और सैलड्स का इस्तेमाल हो, तेल घी इस किस्म की चीज़ें कम हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज कम है। अगर आप शॉप्स का हाल देखें तो हमारे यहाँ 11 बजे खुलती हैं, 12 बजे, और ये रात को लेट ख़त्म होती हैं, फिर वो जाते हैं घर जाके खाना खाते हैं लेट नाइट। तो लाइफस्टाइल का जो है ना वो बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है बचपन में कभी जैसे होता है ना कि चले कभी रोटी भी लानी होती थी ना, तो चलो वॉक करते हुए चले गए, मार्केट वॉक करते हुए चले गए, लेकिन अब वो वॉक करने वाला भी सीन नहीं रहा। अब आपके पास गाड़ी है, सहूलियात है, तो अब हमने वो वाली जो फिजिकल एक्टिविटी पहले होती थी वो अब नहीं देखते। मुझे एक डॉक्टर साहब बात बताइएगा, क्योंकि देखिए आपने भी बात की, आपने 2 मेडिसिन का नाम लिए, अब वो जो लोग देख रहे हैं उन्होंने कहना बस अब तो ज़बरदस्त बुखार में तो हमने यही करना है, लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स को लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और खुद से शुरू कर देते हैं, तो देन देयर कम्स अ टाइम कि आपकी बॉडी जो है ना उस पर उसका फ़र्क भी नहीं पड़ा होता। तो सर ये सेल्फ मेडिकेशन की वजह से जो आजकल लोग कहते हैं जी जिगर में गर्मी होगी है, क्या वो इस वजह से होती है या उसके भी कोई और रीजंस भी हैं? देखिए, तमाम, जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर केमिकल्स का जिगर पे मनफी असर हो सकता है, लेकिन जैसे एंटीबायोटिक्स का तो सबसे बड़ा मसला आप ये देख लें कि टाइफाइड हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, और हमारे यहाँ जिसको हम जो आम दवाएं टाइफाइड की दुनिया में अगर असर करती हैं, तो अब वो हमारे यहाँ असर इसलिए नहीं करती कि हम जब बुखार में आते हैं तो हम खुद ही से जाके एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, पहली ले लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। जितनी एंटीबायोटिक्स का आप आम इस्तेमाल करेंगे उतना ही मुश्किल होगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है ना वो इसमें एक ऐसा कदम उठाए जिसमें फार्मेसी से, जैसे दुनिया भर में जो दवाएं जिनके मुज़िर असरात हैं उनको बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वैसे बताएं कि ये जो हेपेटाइटिस से ये जिगर के कैंसर तक का जो मामला होता है वो कैसे पहुंचता है? देखिए, इसमें 2 हेपेटाइटिस होते हैं। एक तो आम जॉन्डिस होता है जो हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, जिसकी वजह हमारे यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा ख़राब होना और प्रॉपर वो पानी से फैलता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी वो फैलता है खून की मुंतकली से, या खून आलूदा किसी भी औजार की मुंतकली से, चाहे वो नीडल हो चाहे वो सर्जिकल हो। जी जी। जब वो आपके अंदर होता है तो वो मसला उसका ये है कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको नुकसान पहुंचाता है। आपको कोई सिम्टम्स आम तौर पे कोई आपको होते नहीं है ऐसे अलामात कि आप देख के बता दें। जब तक अलामात आती हैं उस वक्त तक, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि जिगर अगर सुकड़ जाए तब अलामात शुरू होती हैं, और जब तक अक्सर मरीजों को पता नहीं चलता। एक दफ़ा जब जिगर सुकड़ जाता है तो जो उस सिरोसिस में, जिसको हम कहते हैं, उसमें जिगर का सरतान होने का या कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो 10 से 40 साल लगा सकता है। लेकिन मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको इसमें कोई अलामात नहीं होती कि आदमी को कोई बता दे, जनरल सी ऐसी थकावट और ये होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपने कभी ऐसी जगह इंजेक्शन लगवाए हैं, या ब्लड आपने खून का ट्रांसफ्यूजन या मुंतकली हुई है, या आपने कहीं ऐसा दंदान साजी में किसी ऐसी जगह से इलाज कराया जहाँ आपको शक है, तो आप अपने हेपेटाइटिस बी और सी के सिंपल से टेस्ट होते हैं वो जाके किसी भी लैब में करा लें, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करा लें। मेरे हिसाब से कम ये अगर आदमी खुद कर ले तो कुछ चीज़ों से तो इंशाल्लाह उसको ये हेपेटाइटिस बी और सी से तो मुश्किल उसकी नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम इंसान की ज़िंदगी शायद इस मुल्क में सबसे सस्ती, तो इसीलिए सेहत पे इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। अभी एक और चीज़ आप लोगों ने जिक्र किया था, मैंने सुना कि फैटी लिवर के लिए दवाएं, वो देखें फैटी लिवर के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है वो आप किसी ऐसे सीनियर डॉक्टर से, जिगर के स्पेशलिस्ट से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये जो हैपामर्स और इस किस्म की दवाएं, इनका कोई रोल नहीं है। तो बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कम से कम ये तो यकीन है मुझे कि फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये इस बात का भी इम्कान है कि उससे नुकसान हो जाए।
जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी कॉल आई हुई थी, हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, तो वो अपने भाई के हवाले से पूछी थी कि उनको फैटी लिवर का इशू था, तो फिर वो कुछ मेंशन नहीं सही कर पा रही थी मेडिसिन के हवाले से जो उनके भाई ले रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वंस ये डायग्नोस हो गया है कि आपको जिगर का कैंसर है, तो इलाज के इम्कानात का निसार फिर किन बातों से हो सकता है? आपको जिगर का कैंसर के बाद इलाज, देखें अभी डॉक्टर साहब ने नहीं, बहुत जैसे अच्छी अगर कि वंस इट्स कि वो आ गया है, तो वो कहते हैं ना कि इम्कानात के कि जी, जी। इलाज कहाँ से बेहतर कि हाँ इसका इलाज हो सकता है आगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए जो डॉक्टर साहब आपके साथ थे उन्होंने कहा कि हम बार बार उसका मुआयना करते हैं और उसके लिए रेकमेंड करते हैं 4 to 6 मंथ्स में एक अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें इस कैंसर को पहले डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर एक दफ़ा किसी का जिगर सुकड़ जाए तो उसको फिर अपनी ये बार बार स्क्रीनिंग कराना, साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा करानी चाहिए, ताकि अगर कैंसर हो भी तो वो जल्दी पकड़, अगर जल्दी पकड़ लें तो उसके हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रीट करने के। लेकिन अक्सर होता ये है कि मरीज जब ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई अलामात नहीं होती तो फिर वो दोबारा कुछ नहीं कराते अनटिल सच टाइम कि वो किसी वजह से तबीयत खराब होती है और स्कैन होता है और पता चलता है कैंसर है और कैंसर बढ़ा हुआ है। तो इलाज बिल्कुल है, लेकिन हमें इलाज के लिए ज़रूरी है कि हम उसको जल्द से जल्द पकड़ें और उसके लिए जितने लोगों को जिगर जिनका सुखड़ा हुआ है उनको अल्ट्रासाउंड कम से कम एवरी 4 to 6 मंथ, हर 4 से 6 महीने में कराना चाहिए। कुछ एक दो ब्लड टेस्ट और होते हैं, वो भी करा लें तो और बेहतर है। तो इससे ये होगा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी पकड़ लेंगे तो हम उसको जला भी सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई भी रोक सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इलाज हैं, उसको निकाला भी जा सकता है और अगर बहुत अर्ली हो और ज़रूरत हो तो लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो इसके इलाज मुख्तलिफ मौजूद हैं, हर मरीज़ का ज़ाहिर डिफरेंट होता है, हर मरीज़ को ज़रूरत नहीं होती इन सारे इलाजों की और वो बहुत सारे मरीज़ इनके लिए फिट भी नहीं होते। तो इस तरह से। लेकिन अच्छा, आपने जैसे जैसे ट्रांसप्लांट के वाले से बात की, अभी डॉक्टर शोएब भी ट्रांसप्लांट की बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी सहूलत मुयसर है, लेकिन वो ऑफकोर्स उसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर दूसरे इंटरव्यू में आपसे पूछूं डॉक्टर साहब, क्या हर सेहतमंद शख्स जिगर अतिया कर सकता है अपना, और ये उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा है? 2 चीज़ें हैं जी। पहली चीज़ है कि ट्रांसप्लांट महंगा होगा ज़रूर, लेकिन मुझे पता है कि पंजाब में ट्रांसप्लांट जो है वो फ्री है हुकूमत पंजाब की तरफ से, मुझे यही बताया गया है। सिंध में मुझे पता है कि डार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और कंबर्ट में भी मेजॉरिटी पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट फ्री होता है। इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कुछ ट्रांसप्लांट के अपने लोगों के लिए किया हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि महंगाई की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट ना हो, ये शायद अब कम से कम सिंध और पंजाब में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि ट्रांसप्लांट जो डोनर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि ये वो बिल्कुल सेहतमंद हो। आम तौर पे 18 से 50 साल इज़ द कट ऑफ एज। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो डोनर होता है उसका और जिसको डोनेट किया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है लिवर, उन दोनों का ब्लड ग्रुप सिर्फ सेम होना चाहिए। बाकी इसमें और कोई स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और अब पंजाब में भी और सिंध में भी ट्रांसप्लांट जो है ना वो रेगुलरली होते हैं, बहुत सारे होते हैं और अच्छा माशा अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के। जो डोनर होता है उसको रिस्क होता है, लेकिन देखें जितने भी अच्छे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उसमें डोनर की कॉम्प्लिकेशंस या उनको कोई सीरियस मसला होना ना होने के बराबर है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साथ न्यासा हमारे साथ मौजूद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और देखें क्योंकि हम जिगर के वाले से बात कर रहे हैं और जिगर की बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस भी आपके सामने ही हैं और वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम खुद भी मास्टर्स की बढ़ा देते हैं। अच्छी बात यह है कि सिंध और पंजाब में जिगर की ट्रांसप्लांट जो है ना वो फ्री है बहुत सी जगहों पे। अगर हुकूमती इदारों के वाले से बात करें, देयर वाज अ टाइम जब स्पेशली सुषमा स्वराज को हम ट्विटर पे भी ट्वीट करते थे, अप्रोच करते थे, देन वहाँ पे इलाज के लिए लोग भेजते थे, बहुत पैसा लगता था। आई होप के खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी अल्लाह करे इसी पाए कर कुछ इलाज वहाँ पे मुमकिन हो। मैं छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी हम उनसे बात करेंगे कि चाहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आज के मेरे शो के बाद भी ना, अगर आप लोगों को लिवर की कोई प्रॉब्लम है और आपने डायग्नोसिस जाके ना कराई, जो लिवर का जो छोटा टेस्ट जो कि 100 रुपए का आता है, डॉक्टर साहब ने बताया, आपने ना कराया ना, मैंने आपसे नाराज हो जाना, मैंने आपसे लिटरली पे पर्सनल हो जाना कि भाई इतना हम आप लोगों के लिए, मतलब सुबह हमने डॉक्टर्स का पैनल भी इकट्ठा आपके लिए इकट्ठा किया ताकि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं जिगर से रिलेटेड हम उसको हल कर सकें, आपको गाइड कर सकें, ताकि अगर खुदा ना खासा आप अगर कहीं फंसे हैं आप कैसे निकल सकते हैं, और आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खासा ये प्रॉब्लम है तो वो जो है ना उस वर्ज तक ना पहुंचे जिस वर्ज तक आप लोग पहुंचे हैं। हम लोग फैटी लिवर के वाले से बात करते हैं, वो जो कॉलर थी सब आप डॉक्टर साहब ने तो खैर उनको जवाब दिया, लेकिन मैं कुछ अलामात तो आई एम श्योर होंगे ना डॉक्टर साहब फैटी लिवर के वाले से। दैट्स ट्रू। सभा में आपको इसका जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको एक हेल्थ सीक्रेट बताऊँगा। आई होप कि इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपकी फैमिली के अंदर जो भी पेशेंट जिसको आप फैटी लिवर सस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको नहीं पता या है, तो उनके लिए 5 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1, डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि उनकी वेस्ट सर्कमफेरेंस देखें कितनी है। हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर उनकी मेल है और उसकी वेस्ट सर्कमफेरेंस इज़ मोर देन 40 इंचेस, या फीमेल है और उसकी वेस्ट सर्कमफेरेंस इज़ मोर देन 35 इंचेस, नंबर 1 ये एक रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, सादा सा टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर उनका ब्लड प्रेशर 135/85 से ज़्यादा है तो इसका मकसद है कि आर्टरीज़ आपकी ख़राब हो रही हैं। नंबर 3 टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करें। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ग्रेटर देन 100 mg/डेसीलीटर है तो इसका मकसद है कि आप शुगर का रिस्क फैक्टर लेकर चल रही हैं। या अगर आपकी इस जगह पे गर्दन के बिल्कुल पीछे, हम इसको कहते हैं बफेलो हम्प, थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है या सूजन आ रही है, ये एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। या रंगत थोड़ी सी डार्क होती है, रंगत अगर आपकी एक्एंथोसिस, बिल्कुल अगर आपको छोटे छोटे स्किन टैग्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, अगेन इट्स अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा सादा सा टेस्ट है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है। ये उन लोगों के लिए है जो एक कंसल्टेशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये 4 चीज़ें करें। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में देखें कि अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, 150 से ज़्यादा है तो इसका मकसद है कि आप रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, आप रिस्क फैक्टर लेकर घूम रहे हैं फैटी लिवर के लिए, आप रिस्क फैक्टर लेकर घूम रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL कहते हैं, अगर वो लो है तो अगेन यू आर एट रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इन 5 चीज़ों में से अगर 3 चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं तो उनको मज़ीद अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आपका सवाल का जवाब है कि वो स्क्रीनिंग क्या होनी चाहिए? वो स्क्रीनिंग होनी चाहिए फाइब्रोस्कैन। ये एक अल्ट्रासाउंड की नुमा एक टेस्ट होता है जिसमें हम लिवर के अंदर सख्ती यानी कि फाइब्रोसिस को चेक करते हैं कि नॉर्मल जो लिवर होता है इट इज़ फर्म इन नेचर। अगर आप अपने नोज़ को थोड़ा सा टच करें कि दिस इज़ फर्म, अगर अपने हेड को थोड़ा सा टच करें तो दिस इज़ हार्ड। तो अगर लिवर के अंदर फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनेस आ रही है, ये डिटेक्ट होती है फाइब्रोस्कैन पे। नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, आसान टेस्ट है, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ईजीली अवेलेबल है, वो कराएं। उसके अंदर देखें कि अगर आपके लिवर के अंदर फाइब्रोसिस है, अगर स्टेज 2 दैट इज़ F2 या F3 कैटेगरी की फाइब्रोसिस है, तो रिसेंटली तकरीबन 1.5 साल पहले एक न्यू ड्रग लॉन्च हुई है, एंड इट्स अ मैजिकल ड्रग मैं कहूँगा, जो कि फाइब्रोसिस को रिवर्स कर रही है। तो आपके भाई उस ड्रग के कैंडिडेट हैं। नंबर 2, उनका एक सिंपल सा टेस्ट कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें देखें कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है या नहीं। तीसरी चीज़, उसके रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करें कि उनको फैटी लिवर हुआ क्यों। अगेन मैं बात करूंगा कि कॉज को रूल आउट करें। क्या आपके भाई कोई ऐसी ड्रग तो यूज़ नहीं कर रहे, कोई ऐसी दवा तो यूज़ नहीं कर रहे जिनका अखराज गुर्दे या जिगर की तरफ से होता है, तो अगेन ये एक रिस्क फैक्टर है। या कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस या हकीमी मेडिकेशंस तो यूज़ नहीं कर रहे जो कि फैटी लिवर या लिवर इंजरी करा सकती हैं। या अल्कोहल या किसी ऐसी ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जो कि फैटी लिवर का रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ जो 3 टेस्ट मैंने बयान किए, थायराइड प्रोफाइल या TSH चेक करें, क्योंकि ये अगेन एक रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर का। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, और अगर अफोर्डेबिलिटी इशूज़ नहीं है और फास्टिंग ब्लड शुगर करा सकते हैं तो उसके साथ एक HbA1c ज़रूर कराएं उनका, ताकि पता चले कि वो प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ के ज़िम्मे में तो नहीं आते। सही। अब आ जाए मैनेजमेंट पे। आपने एक साशे का नाम लिया कि ये साशे लेने से किसी ने उनको प्रिस्क्राइब किया है लेकिन बेहतरी नहीं आई। There is no role of any drug in fatty liver except lifestyle modification. It's very clear. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आसान सी चीज़ है कि जितना वो खाना खाते हैं उनको कहें कि 50% की मिकदार को कम करें, भूख रख के खाएं। लेट्स सपोज कि अगर आप नॉर्मली एक वक्त में 2 रोटियां खाते हैं तो अभी आप 1 रोटी खाएं। कार्ब्स कम करें,
प्रोटीन की मिकदार बढ़ाएं, चिकन लें, मटन लें, फिश लें, लेकिन बगैर चर्बी वाला खाना। फाइबर का इस्तेमाल हर खाने में आपके होना चाहिए। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 45 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। द वॉक शुड बी इन फास्टिंग स्टेट। बड़े ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब ने बड़े मुफस्सिल तरीके से ना आपको बयान किया है। आई एम श्योर कि सबा आपके सवाल की वजह से और बहुत सारे लोग जिनको फैटी लिवर का इशू है उनकी प्रॉब्लम हल होंगी। अब ज़रा मैं एक और मसले की तरफ भी बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से भी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी लिवर को जाके मुतासर करते हैं, तो इसकी वजह से डॉक्टर साहब अपने सामने कितने केसेस देखते हैं? और मुझे ये बताएं, क्योंकि नौजवान नस्ल में आजकल देख रही हूँ कि ये तो वेप भी बहुत करी है, इतना स्मोकिंग तो करी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे ड्रग्स। कुछ तो मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, और जैसे हमने कितनी हमारे क्राइम रिपोर्टर्स ने भी जाके रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो कहते हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे ब्रेन की कैपेसिटी लर्निंग बढ़ती है। तो इसका मतलब है ये हर जगह ड्रग्स और ये चीज़ मौजूद हैं, तो ये कितना अफेक्ट करता है हमारे लिवर पर? देखिए, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि अगर हम कंपेयर करें पिछले दौर से इस दौर को, तो डेफिनेटली अल्कोहल का यूज़, ड्रग्स का यूज़ स्कूल कॉलेजेस में बहुत बढ़ा है, ठीक है ना। और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई है, उसकी वजह से फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हुई है। तो एक बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स जो भी हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ख़ास तौर पे किन लोगों में बैठ रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रह गई कि ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आता, हमेशा ये ड्रग्स, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई भी ड्रग हो, बिहेवियर में चेंजेस लाती है। अगर एक बच्चा आपके साथ उठता बैठता रहता है तो आप उसके एग्रेसिव, ठीक है ना, एटीट्यूड से पहचान लेंगे कि उसमें कुछ चेंज आना शुरू हुआ। तो फैमिलीज़ में ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें। हम बहुत बिजी हो चुके हैं, ख़ासतौर पे हम डॉक्टर्स तो सभी भाग रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में दौड़ रहे होते हैं, तो बच्चों के साथ बैठना, उनको टाइम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल डेफिनेटली बहुत ही हार्मफुल है लिवर के लिए, और ग्रेजुअली ये लिवर को डैमेज कर रही होती है। और इसी तरह से जैसे हमने बात करी हेपेटाइटिस की, हमें पता जब चलता है जब लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, और फिर चीज़ें बाज़ दफ़ा रिवर्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है। और ड्रग्स का भी ऐसे ही है, ठीक है ना। ये जितनी ड्रग्स हैं ये बाज़ दफ़ा एक्यूट लिवर फेलियर कर देती हैं। तो अगेन बात ये है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया सोशल मीडिया पे, जो आप सेल कर रहे हैं ड्रग्स, जिसमें बहुत सी हर्बल मेडिकेशंस हैं या मोटापा को कम करने की मतलब क्लेम करती हैं वो सारे डॉक्टर साहब, और वो आपको आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, और उनका बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। देखिए, जो हकीमी मेडिसिन हैं नेचुरल हैं वो डेफिनेटली, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका कोई असर नहीं है। उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स आपके लिवर पे पड़ते हैं, और उसको लोग ये समझते हैं कि तो सेफ, बिल्कुल सेफ है, ये तो हमने ऑर्डर की थी। और जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं, अक्सर मेरे साथ पास इससे इत्तेफाक हुआ है कि पेशेंट से हम पूछ रहे हैं जी आप कोई ड्रग तो नहीं लेते? ड्रग नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत देर के बाद जब पता ये चला कि नहीं, वो मैंने ऑनलाइन एक वो वेट कम करने की दवा मंगवाई थी, तो वो मैं ले रहा हूँ। अब वो उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे कि ड्रग है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको नहीं पता है वो किस डोज में और कौन सा बंदा उसका एलिजिबल कैंडिडेट है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ देखें, एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनकी कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे आप अगर ड्रग अथॉरिटी उसको प्रोडक्ट को अप्रूव भी करती है, ड्रैप, लेकिन उसके कॉम्पोनेंट्स उसको नहीं देख रही, क्लेम्स को नहीं देख रही है। अभी वो आपको जो क्लेम कर रहे हैं आप वो वेरीफाइड नहीं है। तो इवन आप जो है लाइक वहाँ पे FDA अप्रूव्ड कोई चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे मेरे से डॉक्टर साहब जितने लोगों में देख रहे हैं, तो वही आप अपने साथ अगर ऐसी कोई भी जब चीज़ का आप चुनाव करते हैं तो आप और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमने अवेयरनेस करनी थी। देखिए, हमें अल्लाह पाक हम उसका सलाह भी देगा, और हम उसकी आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, हम अवेयर करते रहेंगे। एक और चीज़ पर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी जाते जाते। 14 अगस्त को 5 दिन बीत गए हैं, और 14 अगस्त में जो आपको सेलिब्रेशंस करनी थी, हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अपने मुल्क के लिए, हमारी जान कुर्बान है, तो सेलिब्रेशंस तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान आप लोग ये देखते हैं कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करें, आपका तरीका क्या है। अभी तक अस्पताल में 90 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, और 2 कीमती जानें जा चुकी हैं उन हवाई फायरिंग से जो कि आप लोग करते हैं। ये जो आप हवा में फायर करते हैं ना, ये गोली ऊपर जाके आसमान में रुक नहीं जाती या किसी जाके बादलों में छुप नहीं जाती, ये गोली वापस आती है, और जब ये वापस आती है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर्ट ज़रूर करती है। सो खुदारा
अपनी जो सेलिब्रेशन का जो अंदाज़ है ना उसको चेंज करें, क्योंकि आपने तो सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन वो जो अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करें ना 90 से ज़्यादा लोग, उनके घर वालों को उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, पाक आपको औलाद की गम ज़िंदगी दी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।